हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 28 जुलाई 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ तो जो दैनिक जागरण ने ली है वो है असम और मिजोरम का विवाद, जिसमें 5 पुलिसकर्मियों सहित एक नागरिक की जान इसमें चली गई है। तो इसको अब विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने इसको अपने हाथों में ले लिया है, इसकी बागडोर, और दोनों राज्यों से बातचीत चल रही है। जब तक कोई समाधान नहीं निकलता है तब तक इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि असम मिजोरम विवाद क्या है। देखिए, असम और मिजोरम दोनों पहाड़ी इलाके हैं। दरअसल पहाड़ी इलाकों में खेती करने के लिए जमीन आपको पता होगा कि काफ़ी कम होती है, इसलिए स्थानीय लोगों के जो बीच खेती की जमीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो हमेशा विवाद का कारण बने रहते हैं। अब ये ताज़ा विवाद भी उस वक्त बढ़ गया जब असम पुलिस ने अपनी सीमा पर मिजोरम के लोगों को खेती करने से रोका था। तब ये विवाद उस समय बढ़ा। अगर हम बात करें कि ये विवाद पनपा कहाँ से, यानी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो इसकी शुरुआत हुई है वर्ष 1972 में केंद्र शासित प्रदेश, और फिर वर्ष 1987 में मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तब से ही मिजोरम असम के साथ सीमा विवाद चल रहा है। पहले असम के कछार जिले में जिस इलाके को लुसाई हिल्स के नाम से जाना जाता था उसे ही मिजोरम का दर्जा दे दिया गया। वर्ष 1933 की अधिसूचना के माध्यम से लुसाई हिल्स और मणिपुर का सीमांकन किया गया था। मिजोरम का ऐसा मानना है कि यह सीमांकन वर्ष 1875 की अधिसूचना पर आधारित होना चाहिए। नेताओं का कहना, यानी मिजोरम के नेताओं का कहना है कि वर्ष 1933 में मिजो समाज से सलाह नहीं ली गई, इसलिए वे लोग इस अधिसूचना के खिलाफ हैं। दूसरी ओर असम सरकार 1933 की अधिसूचना का पालन करती है। अब इसमें मिजोरम ये भी कहता है कि हमारे 509 वर्ग मील पर असम का कब्जा है। देखिए, 164.6 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा जो मिजोरम और असम को रेखांकित करती है। मिजोरम के 3 जिले आइजोल, ममित और कोलासिब असम के 3 जिलों करीमगंज, कछार और हैलाकांडी के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। यानी मिजोरम के 3 जिले कौन से हैं? आइजल, ममित और कोलासिब। और असम के 3 जिले कौन से हैं? करीमगंज, कछार और हैलाकांडी। ये आपस में सीमाएं साझा करते हैं। मिजोरम का दावा है कि उसके लगभग 509 वर्ग मील इलाके पर असम ने कब्जा कर रखा है। अगर हम ILP प्रणाली की बात करें तो उसमें 4 राज्यों पर सीमा विवाद है। 4 राज्यों का आपस में सीमा विवाद दिखता है। ILP यानी कि इनर लाइन परमिट प्रणाली भी असम के साथ कम से कम 4 राज्यों के सीमा विवाद का प्रमुख कारण है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ये 4 राज्य हैं जिसका असम के साथ ILP यानी कि इनर लाइन परमिट की वजह से विवाद है। इसके बिना बाहर का कोई शख्स इन राज्यों में नहीं पहुंच सकता। इसके अलावा वह परमिट में लिखी अवधि तक ही वहां रुक सकता है, लेकिन उन राज्यों के लोग बिना रोक टोक के असम में आवाजाही कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि भेदभाव वाली नीति है। असम और मिजोरम की सीमा पर सोमवार को हुई हिंसक झड़प के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने मोर्चा संभाल लिया है। मंत्रालय ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिव और DGP की बुधवार को बैठक बुलाई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि इस बैठक में किसी ऐसे नतीजे पर पहुंचने का प्रयास किया जाएगा जिससे फिर हिंसा की स्थिति न पैदा हो। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, राकेश अस्थाना बने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर। देखिए, गुजरात कैडर के 1984 बैच के IPS राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का तत्काल प्रभाव से नया कमिश्नर बना दिया गया है। हालांकि वो 31 जुलाई को रिटायर हो रहे थे, लेकिन उन्हें अब दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बना दिया गया है और 1 साल का सेवा विस्तार
दिया गया है। इस समय अस्थाना सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक के पद पर तैनात हैं। अस्थाना 31 जुलाई को रिटायर हो रहे थे। आपको पता होगा कि अस्थाना अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित क्षेत्र के कैडरों को पीछे छोड़कर इस पद पर पहुंचे हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है और अभी तक का जो प्रचलन चलता आ रहा था उसमें अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित क्षेत्र के ही कैडर इसके लिए चुने जाते थे, दिल्ली पुलिस के प्रमुख बनाए जाते थे। आमतौर पर इस कैडर के आईपीएस अधिकारियों को नियुक्ति की जाती रही है। राकेश अस्थाना भारतीय पुलिस सेवा बल के 1984 बैच के अधिकारी हैं और वो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज है, इंटरनेट से जुड़ेंगे सरकारी स्कूल। देखिए यहां पर एक पॉजिटिव न्यूज मान सकते हैं हम एजुकेशन के लिहाज से कि शिक्षा मंत्रालय ने भारत नेट कार्यक्रम के जरिए स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ने का कार्य शुरू कर दिया है और अभी तक लगभग 1.19 लाख सरकारी स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ दिया गया है। इसकी कार्रवाई को और आगे बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल भारत में इस समय देश में लगभग 15 लाख स्कूल हैं, जिसमें 10 लाख सरकारी स्कूल हैं। उन सरकारी स्कूलों में 1.19 लाख स्कूल ही इंटरनेट से जोड़े जा चुके हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी भारी संख्या मतलब बड़ी संख्या में अभी कार्य होना बाकी है। देखिए स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ दिया यानी कि जो मुहिम है उसमें तेजी लाने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि जो कोरोना काल चल रहा है उसकी वजह से भी अब सिर्फ अगर ऑनलाइन माध्यम से ये जुड़े होते तो सिर्फ शिक्षक स्कूल आते और बच्चे उस क्लास को घर पर देख सकते थे, लेकिन ऐसी स्थिति अभी मौजूद नहीं है और उच्च शिक्षा मतलब कि बेहतर शिक्षा प्रणाली की जरूरत भारत में है। वैसी शिक्षा सरकारी स्कूलों में तो है ही नहीं। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे कि सरकारी स्कूल में पढ़ाना तो सब चाहते हैं लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता, यानी अपने बच्चों को कोई सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता, लेकिन सरकारी स्कूल की नौकरी सभी चाहते हैं क्योंकि आय अच्छी होती है और मेहनत कम होती है। अब इसमें सबसे आगे पहले ये बताया जा रहा है कि जब तक फाइबर जो ऑप्टिकल के माध्यम से जो इंटरनेट गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है उसका लक्ष्य 2023 रखा गया है। उसके बाद यानी कि जैसे ही फाइबर ऑप्टिकल गांव में पहुंचता है और अगर उस गांव में प्राइमरी स्कूल है तो उसको तत्काल जोड़ दिया जाएगा इंटरनेट माध्यम से। अगर हम इंटरनेट की शिक्षा की बात करें तो भले ही डिजिटल इंडिया अभियान तेजी से चल रहा हो, लेकिन मोबाइल डाटा की स्पीड के मामले में भारत काफ़ी पीछे है। एक ओखला की ओर से तैयार रिपोर्ट में जो रिपोर्ट का नाम था कि स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, इसमें भारत मोबाइल इंटरनेट स्पीड में 145 देशों में 131वें स्थान पर है। समझ लीजिए जब 4G आया था तो इतना हल्ला मचा था कि 4G आ गया, इतनी स्पीड अच्छी है, मतलब काफ़ी बेहतर स्पीड है और स्पीड के मामले में हम 131वें स्थान पर हैं। यहाँ तक कि श्रीलंका, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान भी हमसे बेहतर स्पीड रखते हैं नेट के माध्यम में। अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन क्या है? देखिए ऑनलाइन शिक्षा पढ़ाई करने का एक ऐसा माध्यम है जिसमें छात्र इंटरनेट के द्वारा घर पर बैठकर अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन के उपयोग से पढ़ाई कर सकते हैं। इस शिक्षा प्रणाली के माध्यम से आप दुनिया के किसी भी कोने में रहकर अपने शिक्षक से जुड़ सकते हैं। अब इसके फायदे क्या क्या हैं? ऑनलाइन कक्षा का मुख्य लाभ यह है कि इसमें कहीं भी आप भाग ले सकते हैं, अपने बच्चों को मतलब भाग दिला सकते हैं। यदि कोई छात्र किसी विषय को एक बार में नहीं समझ पाता है तो वह इसे तब तक रिवाइंड कर सकता है जब तक कि उसका अर्थ उसे समझ में ना आ जाए। अब इसकी सार्थकता कितनी है? पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में इसका व्यापक असर हुआ है। प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों ने ऑनलाइन कक्षाओं का सहारा लेकर नए प्रतिमान रचे हैं। आने वाले समय में यह चलन कितना प्रभावी होगा यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन संकट के संवाद यानी शिक्षा और जो संकट आया है कोविड काल में उसमें ऑनलाइन ही माध्यम सबसे बेहतर माना जा रहा है। इसमें ना तो कोई दूर जाकर शिक्षा लेनी होती है और ना ही ट्रांसपोर्ट का खर्चा करना होता है। यही नहीं, ऑनलाइन शिक्षा में ट्यूशन या बड़े बड़े कोचिंग सेंटर का खर्च भी नहीं होता है। ऑनलाइन ही सभी पढ़ाई हो रही है जिसकी वजह से समय की बचत के साथ पैसे भी
बच रहे हैं और विद्यार्थी सुरक्षित रहकर, इस कोविड काल में सुरक्षित रहकर घर पर ही पढ़ाई कर ले रहे हैं। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि भारत अमेरिका रिश्तों को नई दिशा देगी, जयशंकर ब्लिंकन वार्ता। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत के साथ उनके रिश्तों में कोई बड़े बदलाव की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन 2024 तक द्विपक्षीय रिश्तों की दिशा कैसी होगी इसे तय करने में बुधवार यानी 28 जुलाई को विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच की बैठक अहम होगी। बतौर विदेश मंत्री ब्लिंकन पहली बार भारत यात्रा पर मंगलवार देर शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनके भारत में कदम रखने के साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने द्विपक्षीय रिश्तों पर एक बयान जारी किया, जिसमें भारत को एक मजबूत राजनीतिक साझेदार बताया गया है। ब्लिंकन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात होनी है। वह प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति जो बाइडेन का संदेश देंगे, जो खास तौर पर क्वाड देश यानी कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुखों की बैठक से संबंधित होगा। इन नेताओं के बीच सितंबर 2021 में होने वाली बैठक को लेकर दोनों देशों के बीच संपर्क जारी है। बाकी क्वाड के विषय में जानने के लिए हम अभी आर्टिकल में डिस्कस करेंगे एडिटोरियल पेज पर, उसमें इसको विस्तार से बताया गया है। नेक्स्ट न्यूज है कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे बासवराज बोम्मई। देखिए, बासवराज बोम्मई कर्नाटक के 30वें मुख्यमंत्री बन गए हैं और उन्होंने शपथ लेंगे। बासवराज सोमपा बोम्मई कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। एक निजी होटल में आयोजित विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया है। वह उत्तरी कर्नाटक से ताल्लुक रखते हैं और लिंगायत समुदाय के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। वह बुधवार को 30वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेश प्रधान और जी किशन रेड्डी की मौजूदगी में उनके नाम का प्रस्ताव निवर्तमान मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने किया। बोम्मई येदियुरप्पा की सरकार में गृह, कानून और संसदीय मामलों के विभाग का कामकाज संभाल चुके हैं। वह जल संसाधन और सहकारिता विभाग की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल के नेता एस आर बोम्मई के पुत्र बासवराज का जन्म 28 जनवरी 1960 को हुआ था। वह मैकेनिकल इंजीनियर होने के साथ ही पेशे से किसान और उद्यमी भी हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी बिजनेस पेज से, और बिजनेस पेज पर एक न्यूज़ है हमारे लिए इम्पोर्टेंट कि विलफुल डिफॉल्टर्स की संख्या बढ़कर 2494 हुई। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि विलफुल डिफॉल्टर्स क्या होते हैं। देखिए, असल में विलफुल डिफॉल्टर्स उन कर्जदारों को कहते हैं जो सक्षम होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज नहीं चुका रहे हैं, लेकिन जब इनसे कर्ज वापसी की उम्मीद नहीं रहती है तो बैंक इनके कर्ज को राइट ऑफ कर देता है, यानी बट्टे खाते में डाल देता है। जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों की संख्या 2208 से बढ़कर 2494 हो गई है। कर्ज नहीं चुकाने वालों का यह आंकड़ा इस वर्ष 31 मार्च तक का है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 वित्त वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने फंसे हुए और बट्टे खाते में डाले गए कर्जों में से 3,12,987 करोड़ रुपए की वसूली की है। वहीं विलफुल डिफॉल्टर्स यानी जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों की संख्या जहां 31 मार्च 2019 को 2017 थी, वहीं 31 मार्च 2020 को 2208 हो गई और 31 मार्च 2021 को 2494 हो गई। वित्त मंत्री के मुताबिक सरकारी बैंकों का फंसा कर्ज यानी कि एनपीए 31 मार्च 2019 को 5,73,202 करोड़ था, जो 31 मार्च 2020 को घटकर 4,92,632 करोड़ हो गया और उसके बाद 31 मार्च को ये 4,02,015 करोड़ रह गया है। तो विलफुल डिफॉल्टर आपको पता चल गया, जो जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाते हैं, जैसे विजय माल्या हो गए, नीरव मोदी हो गए, इनके पास पैसा है लेकिन ये कर्ज नहीं चुकाते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, एडिटोरियल पेज। पहला आर्टिकल है हमारा साझा चिंता और तत्कालिक चुनौती। ये आर्टिकल लिखा है जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर एवं डीन श्रीराम चौलिया द्वारा, और ये आर्टिकल लिखा गया है अमेरिका और
जयशंकर की, अमेरिकी जो विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन और जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, उनके बीच जो वार्ता और मीटिंग होने वाली है। इसके साथ ही इसमें भारत की विदेश नीति को भी इस पर खुलकर बात की गई है। क्वाड देश किस तरीके से संगठन बना रहा है उस पर भी बाइडेन प्रशासन ने जो उनके पहले के ट्रंप प्रशासन के जो कई फैसले थे भारत के खिलाफ थे, उसको भी अब मित्र के तौर पर सुचारू रूप से जारी रखने का फैसला किया है। और जो वहाँ के रक्षा मंत्री हैं लॉयड ऑस्टिन, वो इस समय सिंगापुर, वियतनाम और फिलीपींस की यात्रा पर गए हैं। तो जिस तरीके से चीन का प्रभुत्व पूरे विश्व में बढ़ रहा है, उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश को लेकर, और जो देश हैं जो चीन से परेशान हैं उनको एकजुट करने के लिए जो अमेरिका एक मुहिम चला रहा है, उसी के तहत इनकी यानी कि एंटनी ब्लिंकन की यात्रा मानी जा रही है। आज से अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का भारत दौरा शुरू हो रहा है। बतौर विदेश मंत्री वह पहली बार भारत आए हैं। यूं तो इस दौरे का मकसद द्विपक्षीय संबंधों में सुधार और वैश्विक समस्याओं के समाधान में परस्पर सहयोग को बढ़ाना है, परंतु एक और तत्कालिक महत्वपूर्ण मसला है। यह अफगानिस्तान से जुड़ा है, जहां से अमेरिकी फौजियों की वापसी को देखते हुए हालात तेजी से बदल गए हैं। इस पर ब्लिंकन और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच गहन मंथन होने की उम्मीद है। बीते कुछ वर्षों में भारत अमेरिका के बीच लगातार मजबूत हुई दोस्ती की डोर ने उनमें से अपेक्षाएं बढ़ा दी हैं। चीन ने जिस तेजी से अपनी ताकत बढ़ाई है, उससे अमेरिका केंद्रीय एक ध्रुवी व्यवस्था अस्त होने के कगार पर है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या अब हम इस ध्रुवीय विश्व में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि जहां अमेरिका और चीन की बराबर की टक्कर दो महाशक्तियों के रूप में होगी। देखिए, नॉर्वे के राजनीतिक शास्त्री ऑस्टिन ट्यून्सजो के अनुसार चीन और अमेरिका के बीच शक्ति के अंतर दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, यानी कि चीन मजबूत होता जा रहा है और अमेरिका कमजोर होता जा रहा है। उधर चीन से पिछड़े देशों और उसके बीच की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। ट्यून्सजो मौजूदा भू राजनीतिक परिदृश्य की तुलना शीत युद्ध के आरंभ काल से करते हैं। यह वह दौर था जब सोवियत संघ और अमेरिकी शिखर पर, जबकि अन्य देश वैश्विक ढांचे के अनुक्रम में उनके काफी निचले पायदान पर थे। तो यहाँ पर चीन और अमेरिका का वर्चस्व पूरी दुनिया को अब आप कह सकते हैं कि देखना पड़ेगा, क्योंकि चीन अपने वर्चस्व को बढ़ा रहा है और अमेरिका ने जो अपनी साख बनाए रखी है उसे बनाए रखने के लिए अब जद्दोजहद कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की शक्ति में कहीं ना कहीं कमी आ रही है और चीन कहीं ना कहीं महाशक्ति बनने की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी तक जितना आपने इस आर्टिकल में देखा, इसमें हमें दो देशों के बारे में जानना है। पहला है अमेरिका और दूसरा है नॉर्वे। तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो कि 46वें क्रम के राष्ट्रपति हैं, और यहाँ की करेंसी है डॉलर। अब हम नॉर्वे की बात करते हैं। तो नॉर्वे का जो कुल क्षेत्रफल है वो 3,85,000 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या लगभग 55 लाख है। नॉर्वे में 17 मई का दिन राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1814 ईस्वी में नॉर्वे का संविधान बना था। देश के संसद को स्टोरटिंग देखिए लिख देता हूं, स्टोरटिंग बोला जाता है, जिसके सदस्य हर 4 साल पर चुने जाते हैं। अगर हम नॉर्वे के प्रधानमंत्री की बात करें तो एर्ना सोलबर्ग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और यहाँ की जो कैपिटल है वो है ओस्लो और करेंसी है क्रोन। तो ये नॉर्वे के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। आगे आर्टिकल पर आते हैं कि भारत की विदेश नीति के लक्ष्य की बात करें तो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाने की हिमायत कह सकते हैं कि करती है। इसके आशय है कि हम भी दुनिया की अग्रणी पंक्ति में खड़े हैं। जिस समय चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रीय पुनर्जागरण की मंशा ही चीन केंद्रित साम्राज्य की स्थापना है। इसमें चीन के अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व का लक्ष्य है। इसमें निसंदेह अमेरिका को क्षति पहुंचेगी, लेकिन भारत के लिए स्थिति असहनीय
हो जाएगी। चीन पड़ोस में सबसे पहले भारत पर नियंत्रण की कुचेष्टा करेगा, क्योंकि अमेरिका के बाद भारत में ही चीन के लिए चुनौती बनने का मुद्दा है। फिलहाल चीन के तेवर इतने तीखे हो गए हैं कि उसे रोक पाना अकेले अमेरिका के बस की बात नहीं रह गया है। भारत जैसे मित्रों को साध कर ही अमेरिका चीन पर दबाव बना सकता है। बाइडेन प्रशासन को इसी बात की तरफ ध्यान देना होगा। हिंद प्रशांत की साझा दृष्टि पर विचार विमर्श ब्लिंकन की प्राथमिकता में होगा। वहीं लॉयड वियतनाम, फिलीपींस, जापान और ताइवान जैसे उन देशों को आश्वस्त करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो चीन की दबंगई से परेशान है, यानी कि रक्षा मंत्री जो जिन देशों की यात्रा पर गए हैं। भारत ने भी हाल में यूरोपीय संघ के साथ व्यापक साझेदारी की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। बाइडेन प्रशासन भी यूरोपीय देशों को हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। अब देखिए, यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपीय यूनियन क्या है? मुख्यतः यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है यूरोपीय संघ, जिसमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है जो संघ के कई या सभी राष्ट्रों पर लागू होती है। इसका अभ्युदय 1 जनवरी 1958 में रोम की संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी से हुआ था। अगर हम यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने के कारणों की बात करें तो यूरोपीय संघ की भौगोलिक स्थिति व उनकी भौगोलिक निकटता इस क्षेत्रीय संगठन को मजबूत बनाती है। यूरोपीय संघ का अपना स्थापना दिवस, झंडा, राष्ट्रीय गान और यूरो मुद्रा आदि से यूरोपीय देशों के अति महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन की पहचान की जाती है। यूरोपीय परिषद यूरोपीय संघ का एक सामूहिक निकाय है जो यूरोपीय संघ की समग्र राजनीतिक दिशा और प्राथमिकताओं को परिभाषित करता है। इस निकाय में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के साथ साथ सभी सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों या सरकार के प्रमुख शामिल हैं। अब यहां पर क्वाड की भी बात हो रही, तो क्वाड के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, क्वाड एक समान विचारधारा वाले राष्ट्रों का संघ है जो प्रत्येक राष्ट्र के लिए कई अद्वितीय चुनौतियों का अवसर उत्पन्न करता है। चीन क्वाड से सावधान है और यह साबित करने में भी नहीं हिचकेगा कि इस समूह का उद्देश्य केवल उसे यानी कि चीन को नियंत्रित करना है। क्वाड वर्ष 2007 में ही आकार लेने लगा था, लेकिन जो 10 सालों की मेहनत के बाद यानी विचार विमर्श के बाद 2017 से ये सक्रिय हुआ था और सितंबर 2021 में भी अब क्वाड देशों की बैठक होने वाली है। क्वाड में आपको पता होगा कि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। एक वक्त था जब भारत भू राजनीति के अखाड़े में संकोच और अनिर्णय का शिकार हुआ करता था। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद यह झिझक टूटी है। अब भारतीय हितों की पूर्ति के लिए साहसिक फैसले लेने से परहेज नहीं किया जाता। अमेरिका भी भारत के इन बदलते तेवरों पर गौर कर निर्णायक कदम उठाएगा। इससे अमेरिका जितना रचनात्मक होगा उतना ही उसे लाभ होगा। अमेरिका यह न भूले कि चीन और अफगानिस्तान दोनों मोर्चे कठिन हैं जिन्हें भारत के साथ ही साधा जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में भारत और अमेरिका की जोड़ी अहम हो गई है। खुद को कमजोर साबित करता विपक्ष। हालांकि इस आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष की कमजोरियों का बखान किया जा रहा है जो पहले भी कई बार हो चुका है। ठहरी हुई संसद की कार्यवाही जो नहीं हो पा रही है, नारेबाजी चल रही है, उसको लेकर लिखा गया है आर्टिकल। इसे भी डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पेज। और ये अफगानिस्तान में जंग को रोज घुस रहे 1000 पाक आतंकी। तो ये भी न्यूज लगभग रोज हम डिस्कस कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान से हर रोज 1000 आतंकी अफगानिस्तान में घुसकर सरकारी सेना से जंग लड़ रहे हैं, यानी अफगानिस्तान की सेना से जंग लड़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की गई है। अफगानिस्तान की खुफिया विभाग के पूर्व प्रमुख रहमतुल्लाह रॉबिल ने कहा है कि एक हफ्ते पूर्व तालिबान ने सीमांत जिले स्पिन बोल्डक शहर पर कब्जा किया था। उसके बाद यहां से हर रोज पाक से 1000 अफगानी आतंकी में घुस रहे हैं, यानी अफगानिस्तान में घुस रहे हैं। राबिल ने अफगान सेना को आगाह किया है कि यदि स्पिन बोल्डक पर दोबारा कब्जा नहीं किया तो देश की सुरक्षा व्यवस्था गंभीर खतरे में होगी। यहां से पाक के अन्य आतंकी संगठन भी तालिबान की वर्दी में दाखिल
हो जाएंगे। पाकिस्तान में इन आतंकी संगठनों ने प्रशिक्षण और भर्ती दोनों का काम तेज कर दिया है। इसके लिए कई देश वित्तीय मदद भी कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि भारतीय मूल के ब्रिटिश उपन्यासकार संजीव सहोटा बुकर के लिए नामित। भारतीय मूल के ब्रिटिश उपन्यासकार संजीव सहोटा इस साल के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार की काल्पनिक कथा की श्रेणी में के अपने उपन्यास चाइना रूम के लिए नामित हुए हैं। हालांकि सहोटा के लिए मुकाबला बेहद कड़ा रहने वाला है, क्योंकि उनके समेत इस साल 13 लोगों को नामित किया गया है, जिसमें नोबेल विजेता काजू इशिगुरो और पुलित्जर पुरस्कार विजेता रिचर्ड पावर्स भी शामिल हैं। तो ये आज का यानी कि 28 जुलाई 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।